आपके रास्ते में एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एक रास्ता विक्ट्री की ओर जाता है और दूसरा फुलफिलमेंट की ओर। आपको कोई एक रास्ता तो चूज करना ही होगा। अगर आप विक्ट्री को पसंद करते हैं तो विनर होना आपका गोल बन जाएगा। आप दूसरों के साथ कंपटीशन करते हुए फिनिश लाइन की ओर दौड़ेंगे। लोग आपको चीयर्स करने के लिए इकट्ठा होंगे और जब आप फिनिश लाइन तक पहुंच जाओगे तब गेम ओवर हो जाने पर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। जबकि दूसरी ओर अगर आप फुलफिलमेंट का रास्ता चूज करते हैं तो जर्नी काफी लंबी होगी। आपको अपना एम याद रख के चलते ही रहना होगा। आपके एम को देख के लोग आपकी जर्नी में शामिल होंगे और जब आप नहीं रहेंगे तब भी जिसने आपको ज्वाइन किया था वो आपके बिना भी उस एम की ओर आगे बढ़ते ही रहेंगे और दूसरों को भी उस रास्ते को चूज करने के लिए इंस्पायर करेंगे। विक्ट्री का रास्ता फाइनाइट गेम है और फुलफिलमेंट का रास्ता इनफाइनाइट गेम है और इसी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम से हम बिजनेस और लाइफ में काफी कुछ सीख सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली फाइनाइट एंड इनफाइनाइट माइंडसेट है क्या। इस बुक के ऑथर साइमन साइनेक ऑप्टिमिस्ट और मार्केटिंग कंसल्टेंट होने के नाते उनको वर्ल्ड की दो बड़ी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के एजुकेशन समिट में बुलाया गया। तभी उनको एप्पल के वर्ल्ड फेमस होने का सीक्रेट पता चला। उन्होंने नोटिस किया कि माइक्रोसॉफ्ट के एजुकेशन समिट में 70% एग्जीक्यूटिव्स के प्रेजेंटेशन इस बात पर होते थे कि एप्पल को कैसे हराए, जबकि एप्पल के एजुकेशन समिट में 100% प्रेजेंटेशन इस बात पर होते थे कि टीचर्स को कैसे हेल्प करे स्टूडेंट को अच्छी तरह से सिखाने में और स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करे अच्छी तरह से सीखने में। माइक्रोसॉफ्ट कॉम्पिटिटर को हराने में लगी है और एप्पल अपने आप को इम्प्रूव करने में। एक फाइनाइट ग्रो हो रही है और एक इनफाइनाइट। माइक्रोसॉफ्ट ने साइमन को अपनी लेटेस्ट प्रोडक्ट जून दी जो साइमन को बहुत ही पसंद आई। इसलिए जब साइमन एप्पल के सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिले तब साइमन ने उनको कहा कि क्या आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे उनका नया जून दिया जो आपके आईपॉड टच से कहीं बेहतर है। तब वो एप्पल के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने सिर्फ एक ही सेंटेंस कहा कि आई हैव नो डाउट, मतलब कि बेशक उनकी प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट से बेहतर हो सकती है। उनके इस छोटे से आंसर के पीछे एक मैसेज छुपा हुआ है जो कहता है कि एप्पल एक इनफाइनाइट प्लेयर है और इनफाइनाइट प्लेयर समझते हैं कि कभी हम आगे हो सकते हैं तो कभी पीछे रह जाते हैं। गोल ये नहीं है कि हर दिन टॉप पर ही बने रहे और कॉम्पिटिटर को हराए, क्योंकि ऐसा तो फाइनाइट प्लेयर करते हैं। फाइनाइट प्लेयर अपने आसपास के लोगों को हराने के लिए खेलते हैं, जबकि इनफाइनाइट प्लेयर्स अपने आप से बेहतर होने के लिए खेलते हैं। इनफाइनाइट प्लेयर सोचते हैं कि आज हम हमारी कंपनी को कैसे बेटर बना सकते हैं कंपेयर टू यस्टरडे। उनका गोल आज की प्रोडक्ट को कल जो प्रोडक्ट बनाई थी उससे अच्छी बनाना होता है। फाइनाइट गेम में जीत और हार डिक्लेयर होने पर गेम ओवर हो जाती है, जबकि इनफाइनाइट गेम में हार जीत नहीं होते। तब इनफाइनाइट गेम में सक्सीड होने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं जो आने वाली कई जनरेशन तक टिका रहे और उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती ही जाए। इसलिए आज मैं आपको स्टार्ट विथ वाई के ऑथर साइमन साइनेक की लेटेस्ट बुक द इनफाइनाइट गेम में से 5 ऐसे एलिमेंट्स बताने वाला हूँ जो एप्पल जैसी इनफाइनाइट ग्रोइंग कंपनीज फॉलो करती है और वो एलिमेंट्स आपको भी इनफाइनाइट ग्रोइंग कंपनी बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। एलिमेंट नंबर 1 इज जस्ट कोज। जस्ट कोज आपका फ्यूचर के लिए एक स्पेसिफिक विजन है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, पर वो इतना अपीलिंग होता है कि लोग उस विजन का एक पार्ट बनने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए। जस्ट कोज और वाई दोनों डिफरेंट है, क्योंकि वाई हमारा पास्ट है कि हमने ये सब क्यों स्टार्ट किया था और जस्ट कोज हमारा फ्यूचर विजन है जिसकी हमें तलाश है। जस्ट कोज विजन स्टेटमेंट से भी बढ़कर है, क्योंकि कई सारी कंपनी का विजन स्टेटमेंट ये होता है कि हम सबसे ज्यादा वैल्यू और हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, हम इतने टाइम में इस फील्ड की मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रांड बनेंगे, इस पोजीशन पर होंगे और आने वाले 5 सालों में हमारी कंपनी का टर्नओवर इस लेवल तक पहुंचेगा। ये सब जस्ट कोज नहीं है, ये तो उस कंपनी का डिस्क्रिप्शन है जो वो बनाना चाहते हैं, ना कि जिसके लिए लोग अपना खून पसीना एक करते। जस्ट कोज सैम वोल्टन के पास था। वो कहते थे कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम सब हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम कर सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं कि बचत कैसे होती है और अच्छी लाइफ कैसे जीते हैं। अपने विजन में लोगों को इन्वॉल्व करने की कला से ही उनकी कंपनी वॉलमार्ट इतनी पॉपुलर बन पाई और कई सालों तक वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन भी बने रहे। इन शॉर्ट, जस्ट कोज एक ऐसा विजन है जिसे जान के लोग उस विजन का एक हिस्सा बनना चाहे और उस विजन की ओर आगे बढ़ने के लिए वो दिल से हेल्प करे। जैसे हम सब मानते हैं कि एप्पल की ग्रोथ का रीजन स्टीव जॉब्स है, हालांकि हम सब ये भी जानते हैं कि एप्पल के सक्सेस के पीछे स्टीव जॉब्स के अलावा भी कई सारे लोग इन्वॉल्व थे जिसने ये सब टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी। पर फिर भी हम सिर्फ स्टीव जॉब्स को ही जानते हैं, क्योंकि उनके पास लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने की कला थी। एक जस्ट कोज था जिससे लोग अपने आप ही उनके मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन देने लगे और एप्पल स्टीव जॉब्स के विजन की ओर आगे बढ़ने लगी। आपके जस्ट कोज को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए एलिमेंट नंबर 2 जो है ट्रस्टिंग टीम्स। लेट 90s में सेल कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा डीप वाटर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म यानी कि ऑयल रिग बनाना चाहती थी जो उनकी हाईएस्ट कैपेसिटी पर वर्क करे और ज्यादा से ज्यादा ऑयल निकाले, पर वो बहुत ही टफ और रिस्की काम था।
क्योंकि इतने बड़े ओल्ड रिग पर एक छोटी सी गलती से हुआ एक्सीडेंट कई लोगों की जान ले सकता था और करोड़ों डॉलर का नुकसान भी करवा सकता था। इसीलिए सेल कंपनी ने ऑयल इंडस्ट्री में वर्ल्ड की बेस्ट टीम यानी कि रिक फॉक्स की टीम हायर करी, जो ये काम सेफली पूरा कर सकती थी। पर रिक इस काम की कॉम्प्लेक्सिटी को जानते थे, इसीलिए रिक ने होलोकॉस्ट सर्वाइवर एक ओल्ड वुमेन की हेल्प ली जो लोगों की फीलिंग्स को समझने में एक्सपर्ट थी। उसने रिक को स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी टीम बनाने के लिए एक प्रिंसिपल दिया कि लोग एक दूसरों के साथ मिलकर काम तभी करेंगे जब वो साइकोलॉजिकली सेफ फील करें। अगर वो साइकोलॉजिकली सेफ फील नहीं करेंगे तो वो दूसरों की हेल्प नहीं लेंगे और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करेंगे, जिससे पूरा प्रोजेक्ट खतरे में आ सकता है। इसीलिए रिक ने अपनी टीम को साइकोलॉजिकली सेफ फील करवाने के लिए एक प्रैक्टिस स्टार्ट करी कि सभी क्रू मेंबर्स एक साथ बैठकर उनके बचपन की बातें, उनकी लाइफ की हैप्पी मोमेंट्स, उनके प्रॉब्लम्स और उनकी पसंद नापसंद शेयर करें। इस प्रैक्टिस से उनके टीम मेंबर्स के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन गया और सब एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगे, जिससे इंफॉर्मेशन का फ्लो भी काफी बढ़ा और क्रू मेंबर्स के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आई। इस सिंपल सी प्रैक्टिस की वजह से सेल की वो ऑयल रिग ने ऑयल इंडस्ट्री में एक भी एक्सीडेंट किए बिना बेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड बनाया और 14 मिलियन बैरल से भी ज्यादा ऑयल निकाला, जो उनके गोल से कहीं ज्यादा था, क्योंकि वो टीम ने साथ मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क किया, जिसका रीजन वो ओल्ड वुमेन ने बताई सिंपल सी प्रैक्टिस थी। इस बात को लेकर कुछ बिजनेसमैन ने ऑथर को कहा कि टीम का काम कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ाना होता है, ना कि एक दूसरे की फीलिंग्स को जानना। तब ऑथर ने कहा कि वीक कल्चर रूल्स पर डिपेंड होते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग कल्चर रिलेशनशिप से बिल्ड होते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ऑफिस पर कभी कभी एक्साइटेड, कंफ्यूज्ड, हैप्पी और एंग्री फील करते हो तो कांग्रेचुलेशंस, आप इंसान हो और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि आप ऑफिस जाओ तब अपनी फीलिंग्स को टर्न ऑफ करके एक रोबोट की तरह विदाउट फीलिंग काम कर सको। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की हाईएस्ट परफॉर्मिंग टीम, जिसने अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को मारा और उससे भी कई सारे खतरनाक ऑपरेशन कंप्लीट किए हैं, वो नेवी सील्स के प्रमोशन में परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस ट्रस्ट को दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि हाई परफॉर्मिंग टीम्स बिल्ड करने में परफॉर्मेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रस्ट है। इसलिए आपकी टीम को साइकोलॉजिकली सेफ फील करवाओ, जिससे वो एक दूसरों के साथ मिलजुल कर वर्क करे, जो ट्रस्टिंग टीम की निशानी है, क्योंकि अगर टीम ट्रस्टिंग होगी तो हाई परफॉर्मेंस अपने आप मिलेगा। एलिमेंट नंबर 3 इज वर्दी राइवल्स। ज्यादातर लोग दूसरों से कुछ सीखने की बजाय कंपैरिजन करने में ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। अगर आप अपने फील्ड में लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो लोग आपके कॉम्पिटिटर कहलाएंगे, और अगर आप उनसे सीख के इम्प्रूव करते हो तो वो आपके वर्दी राइवल्स बन जाएंगे। और हमें इनफाइनाइट ग्रो करने के लिए वर्दी राइवल्स की जरूरत है, ना कि कॉम्पिटिटर की। वर्दी राइवल्स मतलब हमारी इंडस्ट्री में जो हमसे आगे हो, जिनकी स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस हो और जो हमें हमारी वीकनेस पर काम करने के लिए मजबूर करे, क्योंकि इनफाइनाइट गेम में हार जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट इंप्रूवमेंट है, जो हमें एप्पल से सीखना चाहिए। क्योंकि पीसी की शुरुआत में एप्पल का वर्दी राइवल IBM कंपनी थी, लेकिन बाद में जब IBM उतना ग्रो नहीं कर पाई और पीछे रह गई, तब एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट को अपना वर्दी राइवल बनाया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट भी उनको पुश नहीं कर पा रही थी और उतनी इनोवेटिव भी नहीं थी, इसलिए वो भी एप्पल के लिए वर्दी राइवल नहीं रही। बीच में आईफोन को लेकर एप्पल के लिए वर्दी राइवल ब्लैकबेरी कंपनी बनी थी, लेकिन वो भी उनके सामने नहीं टिक पाई। और अभी गूगल और फेसबुक यूजर एक्सपीरियंस और पर्सनल प्राइवेसी के बेस पर एप्पल के लिए वर्दी राइवल्स है। यानी कि एप्पल का जस्ट कोज और स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिटर को हराने की बजाय उनसे सीख के अपने इंप्रूवमेंट पर फोकस कर रहे हैं। और एप्पल के वर्दी राइवल्स ने ही उनको स्ट्रॉन्ग, इनोवेटिव और क्रिएटिव बनने के लिए मजबूर किया है, जिससे वो आज इतना ग्रो कर पाई। अगर आपको वर्दी राइवल्स मिल जाए तो आपको उनसे सीख के चेंज भी लाना चाहिए। यानी कि एलिमेंट नंबर 4 जो है एग्जिस्टेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जिस्टेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमारे जस्ट कोज को अचीव करने के लिए हमारी वर्किंग स्ट्रेटेजी में अगर 180 डिग्री चेंज लाने की जरूरत पड़े तो वो भी करने की फ्लेक्सिबिलिटी। और जिस भी कंपनी ने एग्जिस्टेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं अपनाई, वो सब कंपनी आज डूब गई है, जैसे कोडाक एंड ब्लॉकबस्टर का फेलियर। 1975 में कोडाक कंपनी ने ही दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया था, लेकिन उन्होंने ही उसे मार्केट में आने से रोका, क्योंकि उनको डर था कि इस टेक्नोलॉजी से उनका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि वो कैमरा, प्रिंटिंग पेपर्स, प्रिंटिंग केमिकल्स, फिल्म रोल्स और ऐसी कई सारी चीजें बनाते थे जो शायद डिजिटल कैमरा आने से बिकना बंद हो जाए। इसीलिए उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को सप्रेस करने की कोशिश करी ताकि उनका बिजनेस चलता ही रहे। लेकिन कुछ साल बाद जापानीज कंपनी निकॉन और फुजी फिल्म्स ने इस टेक्नोलॉजी
दुनिया के सामने प्रेजेंट करी और आज दुनिया कोडाक को भूल गई है। कोडाक ने फ्लेक्सिबल होने से इनकार कर दिया तो वो टूट गई और कुछ ऐसा ही ब्लॉकबस्टर के साथ भी हुआ है। उन्होंने नेटफ्लिक्स के बिजनेस मॉडल को इग्नोर किया और आज ब्लॉकबस्टर का नामो निशान नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने पूरी वीडियो स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री डोमिनेट कर ली है। इसीलिए ही तो कई जनरेशन तक टिके रहने के लिए और इनफाइनाइट ग्रो करने के लिए कंपनीज को अपने जस्ट कोज को ध्यान में रख के फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। एंड लास्ट एलिमेंट नंबर 5 इज करेज टू लीड। CVS फार्मेसी के बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि हम लोगों को हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। एक बार किसी कस्टमर ने उनको मजाक में कहा कि आपने लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप सिगारेट बेचते हो, बड़ी अजीब बात है। वो बात कंपनी को चुभ गई। तब CVS ने उनके 2800 से भी ज्यादा स्टोर में से सभी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स को परमानेंटली हटा देने का डिसीजन लिया, जिससे उनको उस साल $2 बिलियन का लॉस हुआ। पर अगले साल उनको बहुत फायदे भी हुए कि जिस भी सिटीज में CVS के स्टोर्स थे उन सिटीज में स्मोकिंग रेट काफी कम हुआ। लोगों के बीच CVS फार्मेसी की वैल्यू बढ़ी। उनके एम्प्लॉइज भी प्राउडली कहने लगे कि हम ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कस्टमर्स की अच्छी हेल्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। और उनके इस बोल्ड डिसीजन से कई सारी कंपनीज ने उनके साथ टाई अप किया, जिससे उनको बहुत ही प्रॉफिट हुआ, जो शायद सिगारेट बेचने से नहीं होता। नो डाउट इस डिसीजन से CVS को शॉर्ट टर्म पर नुकसान हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो उनको प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू और रिस्पेक्ट मिली वो उस लॉस से कहीं ज्यादा थी। वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स नंबर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस लोगों को देते हैं और उसकी वजह से ही वो लोगों के आइडल बन जाते हैं। लाइफ और बिजनेस इनफाइनाइट गेम है, इसलिए हर एक लीडर को इनफाइनाइट माइंडसेट अपनाने के लिए इस 5 प्रिंसिपल से वर्क करना चाहिए, जिससे वो स्टीव जॉब्स और सैम वोल्टन की तरह अपनी ब्रांड के लिए एक ऐसा कल्चर और विजन बना सके जो सालों तक वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेड ब्रांड कहलाए। ये सभी बातें मैंने साइमन साइनेक की लेटेस्ट बुक द इनफाइनाइट गेम में से सीखी है, जो काफी अच्छी है अगर आप एप्पल, वॉलमार्ट और डिज्नीलैंड जैसी ब्रांड को एडमायर करते हो। और स्टीव जॉब्स एंड सैम वोल्टन की तरह आपको भी लगता है कि बिजनेस इवेंट नहीं पर एक जर्नी है, तो आपको ये बुक डेफिनेटली रीड करनी चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड मैंने ऐसी और भी कई वैल्यूएबल बुक समरीज बनाई है जो आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगी और मुझे यकीन है कि वो आपको काफी पसंद आएगी। धन्यवाद।